देखो, इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, पेपर से पहले का एग्जाम स्ट्रेस, जो इन 2-3 दिनों में हाईएस्ट बढ़ा हुआ होता है। दूसरे नंबर, एग्जाम वाले दिन पेपर से पहले क्या किया हुआ होना चाहिए, क्या नहीं किया हुआ होना चाहिए। और तीसरा नंबर, पेपर को अटेंड कैसे करना है। इन तीनों चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर गाइडलाइंस को समझेंगे, सीखेंगे और आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। आई एम 100% श्योर कि आपको उसका बेनिफिट होगा ही होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप के अंदर एक बच्चे को, तो उसने इतना खतरनाक आंसर दिया मेरे को कि सर पेपर के नाम से मेरे को तो डायरिया हुआ पड़ा है, हर 4 घंटे बाद मैं पोटी जा रहा हूं। ऐसे जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ ढंग के जवाब आ सकते हैं, जैसे कि सर फटी पड़ी है, सर बहुत बुरे हाल है, सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का रीजन भी यही है, आपको एग्जाम से 30 दिन पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम से 60 डेज पहले, एग्जाम से 90 डेज पहले कैसे रिवीजन करना है, पूरे साल कोर्स को कैसे कवर करना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल्स पर तथा अपने टीचर्स से मिली हुई गाइडेंस के अंदर मिल चुके हैं। पर ये लास्ट के जो 3 दिन होते हैं, उस वक्त जो स्ट्रेस होता है दिमाग के अंदर, उस वक्त जो घबराहट होती है हमारे दिलों के अंदर, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ऐसा एक भी वीडियो मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद 12 से 13 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर चुका हूं। मतलब 12 से 13 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर चुका हूं और इस फीलिंग से मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर हूं। देखो, 3 ड्रॉप पीएमटी के अंदर लगे थे, 12th के अंदर भी साथ में एग्जाम दिया था, फिर जब मैं वेटनरी के फर्स्ट ईयर में आया था तब भी तो मैंने नीट का एग्जाम दिया था। तो टोटल 5 टाइम्स तो मैंने नीट का एग्जाम ही दे रखा है। उसके बाद मैंने प्री पीएचडी के एग्जाम्स 2 बार दिए, एक बार जब मैं एलिजिबल नहीं था और एक बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस वक्त। ऐसे ही मैंने प्री पीएचडी के एग्जाम 2 बार दिए, एक बार ऑल इंडिया लेवल का और एक स्टेट लेवल का। तो 10 एग्जाम्स तो मैंने आपको यहीं पर बता दिए। उसके अलावा नेट के एग्जाम में 3 बार फाइट कर चुका हूं, जिसमें से 2 बार सिलेक्टेड हूं। और उसके बाद अभी लास्ट मंथ ही मैंने वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया है, जो कोरोना के बीच में हुआ था। तो उस वक्त कैसे हमने एक्सपीरियंस किया एग्जाम सेंटर पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए हमें एग्जाम सेंटर्स पर जाना है और अपने पेपर के लिए फाइट करना है। अरे अब हमारे नीट के पेपर की बात कर लो। इन लास्ट के 3 दिनों में मुझे एक बहुत पहले पढ़ी हुई लाइन बहुत ज्यादा अच्छे से याद आती है कि मंजिल क्या है, रास्ते क्या है अगर हौसला, हिम्मत और खुद पे भरोसा, तो मंजिल और तुम्हारे बीच का फासला क्या है। वाह 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 वाह, थैंक यू। काम की बात पे आते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम की कि सर इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सेलेक्ट होंगे या सेलेक्ट नहीं होंगे, पेपर कैसा आएगा। इन सब सिचुएशन में एक समरी पॉइंट है साथ में। जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं FFF के नाम से, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर मतलब डर का लगना, जो कंडीशन अभी आप सबकी है। दूसरा, उससे फाइट करना, लड़ना उससे, उसको खुद पर हावी ना होने देना। ये प्रोसेस अभी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और अभी ही नहीं, अगले 2-3 दिन तक चलती रहनी चाहिए, जब तक कि पेपर पूरा नहीं हो जाता। तीसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है फ्लाइट, मतलब उस फियर से डर कर भाग जाना। डर लगना स्वाभाविक है, पर वो डर, वो घबराहट हम पे बिल्कुल भी हावी नहीं होनी चाहिए। आपको उससे फाइट करना है जब तक कि पेपर पूरा नहीं हो जाता है। कि सर हम कैसे करें, डर तो डर होता है, हम फ्लाइट करने की सोच रहे हैं कि सर आपको कैसे बता। इतने सारे एग्जाम देने के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट से कंसल्टेंसी करने के बाद हमें ये ऑलरेडी पता है कि मिनिमम मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। 100 में से आपको 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये पेपर देने जाने से पहले ये सोच चुके होंगे कि यार इस बार तो पार नहीं पड़ेगी, चल अगली बार देखेंगे, अभी इन 3 दिनों में वो कुछ नहीं पढ़ रहे, यार पूरा साल तो पढ़ा ही नहीं है, अब क्या पढ़े। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कि सर फिर आप बताओ क्या होना चाहिए। देखो, 2 चीजें कंपैरिजन कराता हूं। जब ये लास्ट टाइम आता है ना, और जब बच्चा स्ट्रेस की वजह से पढ़ नहीं पाता है, तो वो क्या सोचता है पता है, कि उसने पूरे साल क्या नहीं किया। N फॉर नहीं, N फॉर नेगेटिव। जब आपने क्या नहीं किया है ये सोचते हैं, तो आपके थॉट्स कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं, आपके एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं और आपका रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा।
इस वक्त बंदा बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, सेल्फ एनालिसिस के अंदर फंस जाता है, सोचता है यार मैंने कोरोना टाइम में टाइम वेस्ट कर दिया, काश पढ़ लेता, या मैंने एग्जाम से 5-6 महीने पहले पढ़ाई शुरू की थी, उससे पहले 4-5 महीने पहले मेरी पढ़ाई खराब हो गई। ये वो वक्त नहीं है इन सब चीजों को सोचने का। आप इस वक्त वो सब चीजें सोचते हैं जो आपने नहीं की होती है। जैसे मैंने ये सीट नहीं की, मैंने एनसीईआरटी का 10 बार रिवीजन नहीं किया, मेरे वो एक्सरसाइज रह गई, मेरे ओल्ड ईयर एग्जाम क्वेश्चन रह गए, फलाना ढिकाना, वो कुछ भी हो, आपने क्या क्या नहीं किया है वो अभी सोचने का वक्त नहीं है। कि सर फिर हम क्या करें? ये वक्त है ये सोचने का कि आने वाला जो 3 दिन के बाद का एग्जाम है उसके लिए हमने क्या क्या किया है। अब क्या क्या किया है के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं। अभी इस एग्जाम से बिल्कुल पहले, थोड़े दिन पहले आपने जो रिवीजन किया है वो इसके अंदर शामिल है। वो कितना भी किया हो, वो कितना ही कोर्स कवर किया हो, पूरे साल भर आपने कितनी मेहनत की, अब उस साल भर की मेहनत में आप सोचते हैं कि मैंने घर पर जो पढ़ाई की वो इंक्लूड है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पूरे साल भर की मेहनत में आपने घर पर जो पढ़ाई की, थ्योरी की स्टडी हो, भले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, भले आपने किसी कोचिंग के अंदर, यूट्यूब के किसी स्टडी चैनल के अंदर जितना टाइम कंज्यूम किया है वो सारा इस पढ़ाई के अंदर इंक्लूड होता है। 11th 12th की स्कूल हो और भले ही हो वो आपके 11th 12th का ट्यूशन सेंटर, वहां जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सुना है, वो सब कुछ आपकी मेहनत में इंक्लूड है। क्या सर ऐसा? हाँ, यस ऐसा। कि अच्छा हाँ सर, अब हमें समझ में आ रहा है, हमें नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं आने देना, हमें पॉजिटिव रहना है। हमने पेपर में सिलेक्शन के लिए क्या क्या पहले कर लिया है, क्या क्या हम अच्छा कर चुके हैं, उसके बारे में सोचना है कि सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट तो जो रहना है वो तो रहेगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना बिल्कुल भी। पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं इससे रिलेटेड मेरा ही एग्जांपल देता हूं। जब मेरे ड्रॉप्स चल रहे थे, मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा। एक तो मेरे 12th के साथ दिया हुआ नीट का पेपर, जब वो AIPMT के नाम से जाना जाता था, और दूसरा मैं उसको कंपैरिजन कराऊंगा मेरे फर्स्ट ड्रॉप से, जब मैं एलन कोटा के अंदर प्रिपरेशन करके आया था। पहले मैं मेरे नॉलेज के बारे में आपको कंपैरिजन करवा दूं। 12th के अंदर मुझे जितना भी नॉलेज था, एलन में 1 साल की पढ़ाई करने के बाद बायोलॉजी में मेरा नॉलेज 4 गुना बढ़ चुका था, केमिस्ट्री में 3 गुना बढ़ चुका था, और फिजिक्स में 2 गुना बढ़ चुका था। मतलब मैं नॉलेज के मामले में मिनिमम 3 टाइम्स मोर था। और आपको यह जानकर सरप्राइज होगा क्या कि 12th के अंदर मेरे परसेंटेज थे 75%, और विद फर्स्ट ड्रॉप मेरे परसेंटेज आए थे 70%। कि सर वो तो पेपर टफ आया होगा, बात पेपर के टफनेस की नहीं थी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। 12th में जब मैं पेपर दे रहा था बोर्ड एग्जाम के साथ में, तो मेरे पर कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था, मैं कोई नेगेटिव थॉट के साथ नहीं बैठा था, मैं अंडर प्रेशर नहीं था कि सिलेक्शन करवा के ही दिखाना है। मैं एकदम फ्री माइंड था और फ्री माइंड के साथ पेपर देकर आया। लास्ट के बोर्ड के एग्जाम के बाद के 2-3 महीनों के अंदर मैंने जितना कुछ भी मेरी कोर्स बुक से पढ़ा, मैंने मेरे नोट्स देखे थोड़े से, और बाकी मेरी कोर्स बुक की स्टडी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहा था, मैं अंडर द प्रेशर नहीं था। किस बात का प्रेशर? कि मेरे को हर हालत में सेलेक्ट होकर ही दिखाना है। अब आप सोचो अगर कि ये तो प्रेशर अच्छी बात है, ना लल्ला ना, ये सोचना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस स्ट्रेस के चक्कर में कहीं नेगेटिव हो गए, और उस नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ में अगर कई सारे क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, या 4 क्वेश्चन छोड़ो, 1 क्वेश्चन भी अगर गलती से रॉन्ग कर दिया, तो उससे भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। हम हर साल शुरू में जब प्रिपरेशन करते थे तो अपने दोस्तों को देखा है, और अभी हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से सिलेक्शन के लिए रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके सिलेक्शन के होने के पूरे चांस है, उनके लिए ऐसा स्टेप उठाना, उनके लिए ऐसे थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में आने देना बहुत ही ज्यादा सुसाइडल होगा, बहुत ही ज्यादा आत्मघाती होगा। तो ऐसे थॉट से हर हालत में बच के रहे। तो क्या आप ये समझ पाए हो इस बात को कि मेरे 12th के साथ दिए हुए एग्जाम और मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बीच मेरा नॉलेज तो 3 गुना मिनिमम बढ़ा था, पर वो जो एक स्ट्रेस था सिलेक्शन करा के दिखाना है, वो जो एग्जाम से कुछ दिन पहले नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, उन्होंने मिलकर ऐसा क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाया कि मैं उस वक्त की कट ऑफ से 4 से 5% लेस था, 4 से 5% कम था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव माइंड सेट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है।
कि सर सब कहने की बातें हैं, फीलिंग्स की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूं, पॉजिटिव थॉट्स रखने से हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होकर पॉजिटिवली फंक्शन करता है तो एग्जाम में आपको हर हालत में बेनिफिट मिलता ही मिलता है। कि सर वो बेनिफिट कैसे मिलेगा बताओ, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कि जैसे लास्ट मंथ मैंने वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया, हमारे 17 सब्जेक्ट्स थे, अराउंड जीके वगैरह सारा इंक्लूड कर कुरा के। मान लो कि 2 सब्जेक्ट्स मुझे बहुत टफ लगते थे। अब उनके अगर इजी क्वेश्चन भी अगर वहां पेपर में आए थे ना, तो मेरी उस माइंड सेट की वजह से कि मैं इसके क्वेश्चन रॉन्ग कर दूंगा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं सही कर सकता था मैंने वो भी रॉन्ग कर दिया हो। और पॉजिटिव माइंडसेट का पता है फर्क क्या पड़ता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक या चैप्टर के बारे में अगर मैं पॉजिटिव हूं, तो अगर मुझे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा भी नहीं, मतलब मुझे उसे 100% सही करना नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे? मैं फिर भी लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हुए हो सकता है उस क्वेश्चन को राइट कर दूं, क्योंकि हर बार 100% फॉर्म में आपको उस क्वेश्चन का आंसर आए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब वहां वो जो 4 ऑप्शन के कॉम्बिनेशन है, उनमें से चॉइस एंड कैंसिलेशन मेथड के बेसिस पर भी क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यस वी कैन। पता है इन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये आपके समरी नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक रिवाइज करनी है, कोई फॉर्मूला बुक है तो उसमें से फॉर्मूला देखने हैं, ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है। पर क्या है वो जो आपको नहीं पता, वो ये है कि अगर वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, पिछले कुछ दिनों में आप तैयारी अच्छे से कर भी नहीं पाए हो, पर फिर भी जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो फंक्शन जरूर करेगी, वो आपको सपोर्ट कंफर्म करेगी ही करेगी। और बताओ। पूरे साल जितनी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके, किसी ने ज्यादा पढ़ाई की, किसी ने मीडियम पढ़ाई की, किसी ने बहुत कम पढ़ाई की। अब पास्ट में जाकर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, पर पता है इस वक्त चुपता क्या है, जब पेपर देकर बच्चा आता है और फिर कहता है सर ये सिली मिस्टेक्स की वजह से मैंने रॉन्ग कर दिया, सर उस वक्त पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मैं किसके बारे में ध्यान लगा रहा था, मेरे से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सर ये क्वेश्चन तो मैं सही कर सकता था, सर अरे सर मेरे को तो ये क्वेश्चन आता था, पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया, सर 2 OMR मैंने गलत भर दी। ये चीजें चुपती है। आपको किसी चीज का, टॉपिक का, क्वेश्चन का नॉलेज नहीं था और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो, वो क्वेश्चन आप छोड़ के आए, ये बुरा नहीं लगता है। बुरा ये लगता है कि वो क्वेश्चन जिसको आप सही कर सकते थे, पर आपके स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से, आपके स्ट्रेसफुल थॉट्स की वजह से आप उसको सही नहीं कर पाए। ये चीज बहुत ज्यादा चुपती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात मैंने आपको बोली कि आपने पिछले टाइम में जितना भी पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, वो सब कुछ उन आने वाले 3 घंटों में आपके काम में आने वाला है। इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं 3 ड्रॉप दिए थे, फिर मैंने 12th के साथ भी ये पेपर दे रखा था और वेटनरी के फर्स्ट ईयर के साथ भी मैंने ये पेपर दिया था। मैं अब यहां पर कंपेरिजन कराऊंगा आपको, लास्ट ड्रॉप और उसके साथ वेटनरी के फर्स्ट ईयर के साथ में दिए गए पेपर को आपस में कंपेरिजन करेंगे। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की ओल्ड मेमोरी आपको कितना हेल्प कर सकती है, ये उसका एग्जांपल है। 3rd ड्रॉप था, खतरनाक स्ट्रेस था, वही अंडर प्रेशर कंडीशन थी, डर था, घबराहट थी, इस फियर, फाइट एंड फ्लाइट के फॉर्मूले को कैसे हैंडल करना है ये नॉलेज नहीं था। जो पेपर उस वक्त आया था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैं उस पेपर के साथ में एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हो सकता था। मुझे पेपर के क्वेश्चंस आते थे, पर ये तीनों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी। अब देखो वेटनरी के अंदर सिलेक्शन हुआ, फिर साल भर तैयारी की, फिर सोचा लास्ट के अंदर ऐसा करते हैं पेपर तो दे ही देते हैं। मैंने वेटनरी फर्स्ट ईयर के साथ में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। पेपर जिस दिन आया उससे सिर्फ 2 दिन पहले मैंने मेरे लिखे हुए जो शॉर्ट नोट्स या समरी बुक्स थी उनको थोड़ा सा देखा। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बस पलट लिया। सीधी सी बात है, 2-2 किताबें, 2-2 कॉपियां पूरा कोई नहीं पढ़ सकता 2 दिन के अंदर, जब उसने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है। बस मैंने यूं पेज पलटे, बस ये सोचते सोचते शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये याद रहना चाहिए। मैं उनको याद नहीं कर रहा था, मैं बस सोच रहा था कि पेपर में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे माइंड में ये इंफॉर्मेशन, ये पेज की पिक्चर इमेजिन हो जानी चाहिए, मेरे दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए।
पता है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने पूरे साल कोई तैयारी नहीं की थी, जब मैं ये सोच कर गया था कि हाँ मैंने मेहनत की है, 11th 12th मेरे ड्रॉप्स, मेरे फ्रेंड ने मुझसे आज से 1 साल पहले कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस किया था, मेरे किसी जूनियर ने, मेरे किसी साथी ने मेरे से अगर कोई डाउट पूछा था, अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी गेन की हुई है, पेपर में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये इंफॉर्मेशन याद आ जाएगी। मैं ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर गया था। उस एग्जाम के अंदर मेरे अराउंड 75-76% बने थे और मैं सिलेक्शन की कट ऑफ से अराउंड 1.5% पीछे था। उस वक्त शायद 800 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और मेरे बस 10 से 11 नंबर से सिलेक्शन रहा था। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंस नहीं, आप यहां पर ये मत सोचना कि सर आप अगर इतना और पढ़ लेते, थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते, 2 महीना पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, एमबीबीएस में चले जाते। मैं ये कोई बात डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं। यहां पर मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं कि देखो, पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, एक पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड ने अपनी ओल्ड मेमोरी से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को निकाल कर कितना मस्त इफेक्ट दिखाया। वो एग्जाम्पल मेरे लिए लिविंग एग्जाम्पल था मेरे लिए। उसके बाद जब टीचिंग शुरू की तो मैंने ये धार लिया कि बच्चों को ये सिखाना जरूर है कि जरूरी नहीं है कि आपकी इमीडिएट प्रिपरेशन ही काम आए पेपर में सिलेक्शन के लिए। आपकी ओल्ड प्रिपरेशन, आपकी पुरानी तैयारी भी हर हालत में आपको सिलेक्शन में हेल्प करती है। सर इस समस्या का समाधान दो। फिर बच्चे कहेंगे सर स्ट्रेस तो क्यों नहीं होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो आपको बता देता हूं कि नीट में सिलेक्शन करवाना और वो भी अभी का अभी करवाना, यही जिंदगी नहीं है। किसी ने बहुत खूब कहा है, कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नीट का सिलेक्शन आपकी जिंदगी के सक्सेसफुल होने या फिर फेल होने को एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करता है। मैंने ये कोई हिंदी कोर्स नाम से वेबसाइट थी, ये पंक्तियां वहां पर पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद नहीं है तो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगा अभी। गम और खुशी के बीच में चलती का नाम जिंदगी, गम और खुशी के बीच में चलती का नाम जिंदगी, दुनिया की धूप और छांव के बीच चलती का नाम जिंदगी। मंजिल मिले या ना मिले चलता ही चल, तू रुकना नहीं, आंधी मिले या तूफान मिले सामने उनके झुकना नहीं। चलती का नाम जिंदगी, आंधी मिले या तूफान मिले चलती का नाम जिंदगी। दुनिया है दुनिया का क्या, कोई हंसे कोई रोए, 2-4 दिन की है ये नुमाइश, पाए कोई और खोए कोई। गम और खुशी के बीच चलती का नाम जिंदगी, दुनिया की धूप और छांव के बीच चलती का नाम जिंदगी। इसका आपके लिए समरी में मीनिंग क्या होना चाहिए? द शो मस्ट गो ऑन। आपने अभी तक जितना भी नॉलेज लिया है उन 3 घंटों के अंदर उसमें से बेस्ट देकर आना है हर हालत के अंदर। उसके बाद रिजल्ट क्या रहता है वो बाद की बात। अभी हर हालत में सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, इस स्ट्रेस के साथ पेपर देने मत जाइएगा। मुझे मेरा बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, ये थॉट लेकर जरूर जाइए। ये आपको वहां पर बहुत फायदा देगा। अब दूसरा इश्यू, जो बच्चे कहते हैं सर पेपर का लेवल कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको ये एडवांस बता देता हूं कि इन चीजों के बस अनुमान लगाए जा सकते हैं। एनटीए का जो डायरेक्टर है ना, अभी वो भी नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कि सर फिर भी कोई आइडिया तो हो सकता है। तो इसका आइडिया लगाने के लिए क्या करते हैं, पिछले 3-4 सालों में जितनी कट ऑफ गई है, पेपर का जो लेवल आया है उसका सम, उसका एवरेज ले लिया जाता है और एवरेज लगाने के बाद एक आइडिया लगाया जाता है कि शायद कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है। अब पिछले 3-4 सालों के अकॉर्डिंग अपन अगर एवरेज सोच के देखें तो आप मान के चले कि हो सकता है 550 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कट ऑफ जाए। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये 100% इंश्योरिटी नहीं है, ये बस आपका अनुमान है, जिससे आपको पता रहे कि पेपर को अटेंड कैसे करना है और कितना करना है। एग्जाम को अटेंड करने के लिए कंपटीशन लेवल पर मेरा हमेशा 3 चॉइसेस फॉर्मूला रूल होता है। अब ये 3 चॉइसेस फॉर्मूला रूल क्या है इसे समझे। मान लो पिछले कई सालों से जैसा पेपर आ रहा है, एवरेज टाइप का अगर पेपर आता है, तो पूरे साल आपने जैसे पेपर की प्रैक्टिस कर रखी होती है, बिल्कुल उसी पैटर्न के अंदर आपको पेपर को देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 180 में से बायोलॉजी के 140 से 150 क्वेश्चन को अटेंड करने के हैबिचुअल हो, तो एवरेज पेपर आने पर आपको यही करना है।
पर हमेशा पेपर एवरेज आए इसी की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा घट जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 3 चॉइस रूल है, हमें हमारे पेपर अटेंड करने के पैटर्न के अंदर भी डिफरेंस लाना है। अगर पेपर थोड़ा टफ आ जाए तो आप रिस्की क्वेश्चन को थोड़ा कम अटेंड करें, क्योंकि पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ अपने आप थोड़ा नीचे जाएगी। पेपर अगर इजी है तो आपकी जितने क्वेश्चन अटेंड करने की हैबिट है उससे थोड़े ज्यादा रिस्क लें। रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर लोअर मार के आए, लोअर नहीं मान रहा है। आपको लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच यूज करनी है। बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको पहले से सिखाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड करने के तरीकों के अंदर आप उन रूल्स को अप्लाई करें। हो सकता है जो क्वेश्चन आपको सच में ना आता हो, पर साइंटिफिक अप्रोच के साथ, लॉजिक के साथ आप उसको सही कर दें। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर हमें कैसे पता लगेगा पहले से कि ये पेपर टफ है कि इजी है? वो तो पेपर देख के आते हैं, बाद में सोचते हैं कि ये टफ था कि इजी था। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पेपर अटेंड करना शुरू करें उससे पहले मेरे कहने से सिर्फ 2 मिनट आपको क्या करना है, बस पेपर के पेजेस पलटने हैं। पेजेस पलटते पलटते आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्वेश्चन के ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है। अगर क्लोज ऑप्शंस होते हैं, अगर लेंदी ऑप्शंस होते हैं तो पेपर ऑटोमेटिकली समझ ले कि टफ हो सकता है। पर सिंपल 1 वर्ड के ऑप्शन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी है, ऑप्शंस के बीच की डिस्टेंस, मतलब उनकी वैल्यू के बीच की डिस्टेंस भी काफी दूर दूर की है, मतलब कि पेपर का लेवल इजी है। आपके सुने सुनाए, देखे दिखाए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वो पेपर इजी है। उससे आपको पता चलेगा, पता चला कि ये क्वेश्चन 1 पेज लंबा लड़ है, इतनी लंबी उसकी लैंग्वेज, बड़े टफ से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मान के चले कि पेपर टफ हो सकता है। तो ये डिसीजन कि पेपर कितना अटेंड करना है ये किसके अकॉर्डिंग लेना है कि किस लेवल का पेपर आता है। एवरेज पेपर आता है तो जो आपकी हैबिट है आपको वो फॉलो करनी है। अगर टफ पेपर आता है तो थोड़ा रिस्क कम लेना है। कंफ्यूजन अगर ज्यादा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। नेगेटिव करवाने से अच्छा है कि हम उस क्वेश्चन को अटेंड ही ना करें। अगर पेपर इजी आ रहा है तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि तब उस कंडीशन के अंदर कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगी। तो सिलेक्शन के लिए हमारे मार्क्स का भी तो ज्यादा होना जरूरी है। समझे बच्चों? अब जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कई सारे बच्चों को एक और नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है कि सर आपने जैसे बोल दिया कि 550 मार्क्स के अंदर तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो सकता है, पर हमने अभी पिछले 1-1.5 महीने में 2-3 महीनों में जो टेस्ट सीरीज दी है उसमें तो हमारे इतने नंबर तो बन ही नहीं पाए। कोई कहेगा सर मेरे तो एवरेज 500 बनते थे, कोई कहेगा मेरे तो 400 ही बनते थे। अरे उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो पिछले दिनों में टेस्ट सीरीज दी है अलग अलग कोचिंगों की, भले वो नेशनल लेवल की हो भले लोकल लेवल की हो, उन्होंने नीट पैटर्न को फॉलो किया हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारी नेशनल लेवल की कोचिंग्स तो इवन जानबूझ के ऐसा करती है कि वो मेजर टेस्ट सीरीज के पेपर ऐसे टफ बनाती है कि ऑल इंडिया लेवल के बच्चों को वो पेपर सॉल्व करके डिप्रेशन ही आ जाए साला। वो तो चाहती है कि बच्चा ये सोचे कि जिससे मैं पढ़ा हुआ हूं वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाता। ये जो वहां फलाने ठिकाने दिल्ली, कोटा, मुंबई के अंदर जो कोचिंग है वहां पर ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, तो उनके पेपर के अंदर अगर आपका स्कोर कम आया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नहीं था उनमें अगर स्कोर कम आया है, जो नीट के पेपर के पैटर्न पर बना हुआ पेपर नहीं था अगर उसमें आपका स्कोर कम आया है तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये चिंता तब जायज है जब आप नीट के ओल्ड ईयर एग्जाम पेपर्स और क्वेश्चन को किए और तब स्कोर कम आया तो आपको डरने की जरूरत है। पर अगर आपके नीट के एग्जाम क्वेश्चंस में उसके पेपर्स के अंदर जो ओल्ड ईयर के हैं उनमें अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको तुरंत इमीडिएटली कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले पेपर में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो वो आपके सेलेक्ट होने के चांस को बढ़ाएगा, सेलेक्ट नहीं होने के चांस को नहीं बढ़ाएगा। पूरे साल आपने जितना भी नॉलेज गैदर किया है वो सब एक साथ आपके नीट के पेपर में काम में आने वाला है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे किसी टीचर ने क्या बोर्ड पर पढ़ाया था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कोई डाउट पूछा था, कुछ डिस्कस किया था, मैंने कॉपी में कुछ देखा था, किताब में कुछ देखा था, यूट्यूब वीडियो में कुछ देखा था, मुझे सब कुछ याद आ जाता है जब मैं पेपर फाइट करने बैठता हूं। वो आपको भी आ सकता है। बस जरूरत है किस बात की कि आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चले कि हां मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी सारी मेहनत इस पेपर के अंदर काम आएगी, मतलब आएगी। समझे?
अब उसके बाद लास्ट डिस्कशन का पॉइंट आता है कि सर जब पेपर देने जाएंगे उस दिन पेपर से पहले क्या करना चाहिए। देखो, जब पेपर देने जाओगे तो उससे पहले पहली चीज एक कि आपको पेपर शुरू होने के 4-5 घंटे के पहले टाइम से आपको अच्छा फूड खा लेना है जो न्यूट्रिटिव हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, कहीं पेपर देते देते आप थकान महसूस ना करें। पेपर से पहले वाले दिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी का मतलब नहीं है 12 घंटे सो रहे हो, लपेटे मार रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी जो नॉर्मल हैबिट है, भले आप रेगुलर 6 घंटे सोते हो, भले 8 घंटे सोते हो, भले 10 घंटे सोते हो, वो आपकी रेगुलर स्लीप पूरी हो जानी चाहिए। अगेन किस लिए? ताकि आपको पेपर के अंदर नींद ना आए। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब तीसरा देखो, भले आप कितना ही ज्ञान लेकर चले जाओ, भले कितना ही सोच के क्यों ना चले जाओ, वहां ऐसा मोमेंट आता जरूर है कि आप डरते हो, आपका गला सूखने लगता है। नीट का पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता है सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड्स के बारे में। आपका गला सूख रहा है मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है वो आपसे फ्लाइट वाला, डर के भाग जाने वाला काम करवा ले, पर हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना है। अब ज्यादा सोच तो नहीं सकते, हमें तो पेपर को सॉल्व करने में बिजी होना है। तो इसलिए आप क्या करें, ये मैं हर पेपर में मेरे साथ करता हूं। नींबू रस की फांकी आती है, आपने ऑरेंज की नींबू रस की गोलियां देखी होगी, वो 7-8 पॉकेट में डालकर लेके चले जाए। आपको कोई नहीं रोकेगा, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि आप फांकी अंदर क्यों ले जा रहे हो। आप उन नींबू रस की टॉफी को पेपर शुरू होने से पहले मुंह में डालें कि सर उससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अभी समझ जाओगे। जैसे ही आप उन टॉफीज को खाएंगे, आपके ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सलाइवा या थूक का प्रोडक्शन बढ़ने से गला तर हो जाएगा, ड्राई नहीं रहेगा, फिर वेट रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंप्रेस करेगा, अगेंस्ट में जाएगा सिंपैथेटिक के, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उससे कम होने लग जाएगा। ये साइंस है, फालतू के मम्मी के दादी के लोरो वाले टुकड़े या जुगाड़ नहीं है। तो ये सजेशन आप मेरा जरूर फॉलो करें सर। यस सर। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सर कोरोना का टाइम में मेरे को कोरोना हो गया तो क्या सेंटर पे हमारे लिए पूरे सेफ्टी मेजर्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे पूरे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। अभी पिछले महीने ही मैं वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम का पेपर देके आया हूं। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि घर पे हम जितनी सेफ्टी नहीं रखते, उससे ज्यादा सेफ्टी आपको वहां एग्जाम सेंटर पे दी जाएगी। आपको मास्क उतारने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर पे कोई भी पर्सन जो ऑन ड्यूटी है वो विदाउट मास्क नहीं होगा। आपका सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। सारे एम्प्लॉय जो ऑन ड्यूटी है वो सैनिटाइजेशन करेंगे। सबका थर्मल चेक किया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो या तो उनको किसी रूम में सेपरेट कर दिया जाएगा और या फिर उनको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। तो आपको रिस्क नहीं रहेगा कि सर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। अलग अलग एग्जाम टाइम पे बच्चों को बुलाया गया है, किसी को 4 घंटे पहले, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 घंटे पहले। सर्कल्स बनाए गए हैं कि आपको इन्हीं सर्कल्स में पैर रखना है, ऐसे ही चलना है। तो क्राउड्स भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। सर उस रूम के अंदर, रूम में 12 से ज्यादा बच्चे बैठाए नहीं जाएंगे। मैं मेरे ही रूम का बता देता हूं। ये अगर पूरा रूम था तो 4 बच्चे उस कॉर्नर में, 4 बच्चे इस कॉर्नर में, दीवार के सारे, और बीच में एक 4 बच्चों की लाइन बनी हुई थी। 2 बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस थी। इतनी डिस्टेंस तो आप अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ भी मेंटेन नहीं करते, इतना तो आपका दिल भी जानता है। तो वहां पर कोरोना से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स खूब चिल्ला रहे थे कोरोना कोरोना कोरोना। हालत बताता हूं मैं आपकी, मेरे साथ का एक बच्चा था, कोरोना है, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। पता है वहां पर क्या हुआ? बाहर तो चिल्ला रहे थे कि मास्क नहीं लगाया हुआ, देख उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, देख उसने मास्क नहीं लगाया हुआ। अंदर जब रूम के अंदर गए, सेम रूम में हमारा सेंटर आया था, उस रूम के अंदर 2 मैडम ऑन ड्यूटी थी। दोनों मैडम ने मास्क लगाया हुआ था। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में फिगर। अब पता अब इन दोनों को प्रॉब्लम किस बात की हुई कि उन मैडम ने मास्क क्यों लगाया हुआ था। कोई मास्क लगाए तो भी आपको दिक्कत, कोई मास्क ना लगाए तो भी आपको दिक्कत। अब स्पेशली इस बात से मुझे एक बात और याद आ गई। पेपर देने जब बैठो तो पूरा का पूरा फोकस केवल उस पेपर को सॉल्व करने में रहना चाहिए आपका। किसकी ड्यूटी है, सर है कि मैडम है, कैसे है, उनका बिहेव कैसा है, वो आपको कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, वो क्या कर रहा है, उसने कितना पेपर कर लिया, कितनी OMR भर ली, ये कुछ भी सोचना नहीं है। आपका पूरा फोकस केवल और केवल आपके पेपर को सॉल्व करने में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन बच्चों के साथ जो बड़े नोटोरियस दिमाग वाले होते हैं। इधर उधर ध्यान देंगे, ये बहुत गलत बात है, ये मत करना तुम लोग।
बाकी लास्ट मैसेज आपके लिए कि पेपर देने जाने से पहले उसकी रोल नंबर के अंदर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी पढ़ के जाए, अपनी आईडी साथ में लेकर जाए, उसके अंदर दिए हुए रूल्स को फॉलो करें। मेरे अकॉर्डिंग सारे इंस्टीट्यूट्स ने ये गाइडलाइंस आपको दे दी है कि क्या साथ में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, तो उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार खुद भी पढ़ ले ताकि कॉन्फिडेंस रहे, डर के ना जाए अंदर। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है अच्छे से, आप अगर काबिल है डॉक्टर बनने के, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, ऑल द बेस्ट। एग्जाम के बाद मिलते हैं हम उन वीडियो की सीरीज के अंदर जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, कितने मार्क्स के अंदर कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है, एमबीबीएस में नहीं तो और कौन से कोर्सेज के अंदर कितने कितने मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। पर तब तक के लिए आपको इन बातों के बारे में नहीं सोचना, आपको अभी अपने एग्जाम के बारे में सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोचना है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, be a doctor. Tata, bye bye.